हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। भावी अध्यापकों, आज हम आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके लिए रीट और सीटेट में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। यानी अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। यानी बालक जो सीखता है, अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक यानी व्यक्ति से संबंधित कारक कौन सा है, ये बताना है आपको मेरे प्यारे साथियों। देखिए, ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। यहाँ पर व्यक्तिगत कारक पूछा है। कैसा पूछा है? व्यक्तिगत कारक पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, व्यक्तिगत कारक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, व्यक्तिगत कारक की बात करें, संचार के साधन व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। समवयस्क समूह, समान वर्ग के जो लोग हैं व्यक्ति के, वो भी उसके अंतर्गत नहीं आते। अध्यापक भी उसके अंतर्गत नहीं आता है व्यक्तिगत कारक में। व्यक्तिगत कारक कौन है? जो व्यक्ति के सीखने या अधिगम को प्रभावित करता है, वो करता है व्यक्ति की परिपक्वता एवं आयु। व्यक्ति की परिपक्वता एवं आयु व्यक्तिगत कारक है जो बालक के सीखने को प्रभावित करता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यानी विकास एक जो प्रक्रिया है, बालक के विकास की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताया गया है। तो ये देखिए, ए विकास अंतः क्रिया का फल है। यानी विकास अंतः क्रिया, बालक के द्वारा जो अंतः क्रिया की जाती है उसका फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा है, डी में, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आपको ये बताना है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए, विकास अंतःक्रिया का फल है, ये सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यानी विकास एक निश्चित श्रृंखला में होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी विकास कैसी है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जो विकास है वो कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों? तो यार इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। क्या हो जाएगा? डी। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर के सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? यानी बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, उनमें उनके अनुसार बालक के विकास की जो सोच है, अमूर्तता यानी जो कोई मूर्त जो वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है, की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। जो उसको दिखाई देता है, मूर्त रूप जो उसको बालक को दिखाई देता है, वो प्रत्यक्ष देखते हैं। वो कौन सी अवस्था है जिससे बालक को ज्ञान की प्राप्ति होती है? देखिए, मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से, ना कि अमूर्तता की ओर, ये बताना है। ए 7 से 12 वर्ष की आयु, बी 12 से वयस्क तक यानी 12 वर्ष से वयस्क होने तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ये बताना है कि विकास की जो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होने वाली जो अवस्था है वो कौन सी है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, ना कि अमूर्तता से। ये बाल विकास की 4 अवस्थाएं, बाल विकास की 4 अवस्था जीन पियाजे ने बताई हैं। जीन पियाजे ने बाल विकास की कितनी अवस्था बताई है, 4। कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उनके अंतर्गत ये 4 अवस्थाएं आती हैं और उसके बारे में उसने चिंतन की बात कही है। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपके लिए। देखिए जीन पियाजे द्वारा जो बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं उनमें पहली अवस्था आती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जिसे गामक अवस्था क्या कहते हैं, गामक संवेदी अवस्था कहते हैं। यानी बालक की जो गामक संवेदी अवस्था होती है, प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो गामक या संवेदी अवस्था होती है। यानी अपने शरीर के अंगों के द्वारा उसको शारीरिक अंगों के द्वारा उसके संचालन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, जिसे पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है जीन पियाजे के अनुसार। तीसरी अवस्था आती है वो है हमारी 7 से 12 वर्ष की अवस्था, जिसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। क्या कहा है पियाजे ने, मूर्त चिंतन की अवस्था कहा है। और चौथी जो अवस्था है वो है 12 से वयस्क होने तक, यानी 12 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है उसको नाम दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे औपचारिक स्टेज भी कहते हैं, औपचारिक अवस्था भी इसको कहा गया है जीन पियाजे के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी मानव का जो विकास है वो किन दोनों के योग का परिणाम माना जाता है, अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथी, जो मानव का विकास है या बालक का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का प्रभाव माना जाता है, इन दोनों का योगदान माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी वंशक्रम और वातावरण इन दोनों का योगदान होता है। यानी वंशक्रम का भी प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यानी बौद्धिक विकास को निर्धारित करने वाला कौन सा तत्व पियाजे ने नहीं माना है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों,
इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? जीन पियाजे की बात कही गई है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं माना है। इनमें से कौन सा नहीं माना है ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, सामाजिक संचरण, अनुभव और संतुलनीकरण। यानी जीन पियाजे ने अनुभव और संतुलनीकरण दोनों को बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व माना है, लेकिन सामाजिक जो संचरण है इसको बौद्धिक विकास का तत्व नहीं माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? यानी विशेष आवश्यकता, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता होती है पढ़ाने के लिए, उनके लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त मानी गई है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, ए में अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा, यानी अधिकतम बच्चों को कक्षा सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा, यानी वाद विवाद विचार विमर्श होना चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, यानी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा उनको निर्देश देना। तीसरा है, सहकारी अधिगम तथा प्योर ट्यूरिंग या सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। चौथा है, अध्यापन के लिए योग्यता निर्धारित आधारित समूहीकरण। तो देखिए, यहाँ पर पूछा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की गई है। किनकी बात की गई है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की गई है। तो उनके लिए कौन सी व्यूह रचनाएं सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली है मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए, जो सहकारी अधिगम प्योर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण है, ये विधि यहाँ पर सर्वाधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त होने वाली है, क्योंकि सहपाठियों के द्वारा अपने जो साथी होते हैं उनको जो शिक्षण कराया जाता है, अनुशिक्षण है, दोबारा से रिवीजन करवाया जाता है, रिपीट करवाया जाए, तो ये जो प्रणाली है वो उनको विशेष सहायता देती है सीखने में। इसीलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को पिछड़ा हुआ भी नहीं मानते, क्योंकि उनके जो साथी वो उनका सहयोग करते। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषताएं हैं। यही समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, यानी किसी भी समस्या को जान ले, उसकी निर्धारण करने की जो योग्यता पाई जाती है वो वातावरण के दोषों को पहचानने, उसकी कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किन बच्चों की विशेषता होती है, यहाँ पर ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी करके दे सकते हैं। देखिए, पहला आता है इसमें प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, रिक्तियों और कमियों के प्रति सजगता विशेषताएं होती हैं। किनकी होती हैं? सृजनशील बालकों की। किनकी हो जाएंगी? सृजनशील बालकों की। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला इसको पढ़ के देखना है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश ना करें, इसको समझें, इसके अर्थ को समझें। ऐसे क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ताकि बालक का जो दिमाग है वो उसको घुमा दिया जाए। इसीलिए बड़े क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है और इसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने, यानी एक लड़की कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। यानी जब वो घर पर आती थी तो अपने कोट को कहाँ पर फेंक दी थी? फर्श पर। कॉलेज से आने के बाद फर्श पर कोट को फेंक दिया करती थी। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ। यानी एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो, और कोट को ले जा करके खूंटी पर टांग के आओ।
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है या करती है और कोट को हाथ में पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को घुंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? यानी यह उदाहरण किस अधिगम का है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। ए श्रृंखला अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यधिगम का, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह कैसा अधिगम हो जाता है, किसका प्रभाव है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का नहीं है, क्योंकि उद्दीपन नहीं हो रहा है कोई बालक का कि उद्दीपन करने के बाद कोई अनुक्रिया प्रारंभ हो। उद्दीपन कब होता है? जब बालक को पुनर्बलन मिलता है, उसके बाद वो कोई अनुक्रिया करता है। यहाँ पर कोई पुनर्बलन भी नहीं दिया गया, सिर्फ कहा गया था प्रत्यधिगम, यानी जो प्रत्यय उसने किसी को देखा उसके बाद उसने ऐसा किया, ऐसा भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला अधिगम का कैसा उदाहरण है ये? श्रृंखला अधिगम ए श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। यानी उसकी माँ ने उसको कहा और रोजाना उसको ये क्रिया उसने दोहराई, तो लगातार उससे कहने से ये प्रक्रिया उसने यह ज्ञान सीख लिया कि जो कोट है उसको घुंटी पर जाकर के टांगना है, यूं ही नहीं फेंकना है। तो ये कैसा अधिगम हो गया मेरे प्यारे साथियों? श्रृंखलागत अधिगम। कैसा हो जाता है? श्रृंखलागत अधिगम। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा में समावेश किया जाएगा, यानी व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाले या प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं उनमें किनको शामिल किया जाता है, ये बताना है। ए प्रशंसा और दोषारोपण, दो प्रतिद्वंद्विता को, तीन में पुरस्कार और दंड, चार परिणाम का ज्ञान। तो देखिए प्रशंसा की जाए या किसी का दोषारोपण किया जाए, यानी कोई बाहरी व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा तो वो व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, उसका दोषारोपण किया जाए, उसकी कमियों को निकाला जाए तो उसकी कमियों को बताया जाता है तो भी उस पर प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का। प्रतिद्वंद्विता यानी किसी से वो प्रतिस्पर्धा करता है तो वो भी बाहरी प्रक्रिया है। पुरस्कार और दंड, किसी कार्य के लिए व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए या उसके लिए डांटा जाए, उसको दंड दिया जाए, ये भी बाह्य प्रेरणा है। और चार परिणाम का ज्ञान, यानी उसके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उसके द्वारा जो कुछ किया गया है उसको उसके बारे में बताया जाए, उसका ज्ञान कराया जाए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बाहर से अभिप्रेरित करने वाली होती हैं। तो इनको आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। ए 1-3, बी 1-2-3, सी केवल 2, इनमें से सभी। तो बताइए बाह्य प्रेरणा में समावेश किया जाएगा तो ये सभी, इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इन सभी को बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये सभी बाह्य कारक हैं जो व्यक्ति के विकास या प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर, यानी दूसरों के कार्य, जो भी कार्य किए जाते हैं दूसरों द्वारा, उनको देख करके बालक को जो ज्ञान किया जाता है, जो ज्ञान सीखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ना कि प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो उसने स्वयं ने जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किए उनकी अपेक्षा दूसरों को देख करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको क्या कहेंगे? ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, सी आकस्मिक अधिगम, डी में क्या हो जाता है? आकस्मिक अधिगम। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाता है? दूसरों के व्यवहार, यानी अनुबंधन नहीं होगा, किसी के साथ कोई उसका संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। प्रायोगिक अधिगम, उसको कोई प्रयोग नहीं कराया जा रहा है। आकस्मिक अधिगम, अकस्मात उससे कोई चीज़ ग्रहण नहीं हो रही है, यानी अकस्मात उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दूसरों के व्यवहार को देख करके बालक सीख रहा है। तो ये कैसा अधिगम है प्यारे साथियों? सामाजिक अधिगम, क्योंकि जो व्यक्ति है वो समाज में रहते हैं, व्यक्ति भी समाज का अंग है। तो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके जो कुछ सीखता है वो किसका भाग होता है? सामाजिक अधिगम का भाग होता है। किसका भाग होता है? सामाजिक अधिगम। तो इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए भावी सरकारी अध्यापकों, अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? अधिगम में निर्योग्यता यानी अधिगम जो सीखने को प्रभावित करता है, उसकी जो योग्यता नहीं है, उसका लक्षण कौन सा है, ये बताना है प्यारे साथियों। देखिए ए आता है भागने की प्रवृत्ति होना, यानी अधिगम बालक को नहीं होता तो भागना, विद्यालय से भाग जाता है, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना। तीसरा अवधान संबंधी बाधा या विकार, यानी ज्ञान संबंधी उसके कोई समस्या उत्पन्न हो या कोई कमी हो या कोई विकार उत्पन्न हो। डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों?
जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवदान संबंधी बाधा या विकार, यानी बालक के ध्यान को केंद्रित करने में कोई बाधा या विकार उत्पन्न होता है तो अधिगम निर्योग्यता दिखाई देती है। ये इसका आंसर हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, यानी गेंदबाजी करना अच्छी तरह सीख लेता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल पर को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। यानी उसका जो गेंदबाजी करने का जो कौशल उसने सीखा है उसका उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का प्रशिक्षण या स्थानांतरण होता है अधिगम का, ये बताना है प्यारे साथियों। ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो देखिए, यानी गेंदबाजी का कौशल करना सीखा, उस पर बल्लेबाजी का कोई प्रभाव नहीं कर पड़ता है, ना तो वो उसको प्रभावित करता है, ना ही उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कैसा स्थानांतरण हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी शून्य स्थानांतरण। यानी व्यक्ति ने, जो क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने गेंदबाजी करने का कौशल विकसित किया, परंतु उस गेंदबाजी के कौशल का उसके बल्लेबाजी के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसका स्थानांतरण दूसरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं शून्य अंतरण। निषेधात्मक अंतरण का अर्थ है, या जिसे कहते हैं ऋणात्मक अंतरण, यानी कोई भी कौशल व्यक्ति द्वारा जो सीखा जाता है वो दूसरे कौशल को सीखने में प्रभावित करे या बाधा उत्पन्न करे, तो वो कहलाता है निषेधात्मक, यानी दूसरे कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे भारत में गाड़ी बाईं तरफ से चलाई जाती है, लेकिन विदेशों में गाड़ी जो चलाते हैं वो कैसे चलती है? दाईं तरफ से। तो इन दोनों में जो स्टीयरिंग का फर्क पड़ता है, तो उसका प्रभाव वहाँ पर विदेश में गाड़ी चलाने पर बालक जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको प्रभावित करेगा। इसीलिए देखिए, अगला विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, यानी कोई भी ऐसा प्रशिक्षण जो एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे क्षेत्र में उसको प्रभावित करता है, यानी उसका स्थानांतरण दूसरे क्षेत्र में भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा राइट हैंड से लिखने पर लिखने के कारण वह उससे दूसरे हाथ से भी उस प्रकार से लिखने का प्रयास कर सकता है। ये राइट हैंड से लिखना जानता है, लेकिन अपने चाहने पर वो अपने बाएं हाथ से भी लिख सकता है। तो ये कैसा हो गया? धनात्मक स्थानांतरण, यानी उस एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण। तो ये होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर पूछा था वो एक किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो क्या है? शून्य स्थानांतरण है मेरे प्यारे साथियों। क्या है? शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी मानसिक विकारों का ना होना, सी व्यक्ति के विकारों से मुक्ति, डी इनमें से कोई सभी। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का उत्तम उदाहरण उत्तम रूप से जो प्रकट कर रहा है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ये बताना है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी बातों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है। संगतिकरण, यानी उस पर संगति का भी प्रभाव पड़ता है। और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यानी जो उसका लक्ष्य होता है उसकी ओर वो निर्देश देता है, उसकी ओर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, 14वां क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, लेकिन पियाजे ने, यहाँ पर बताना है पियाजे ने क्या कहा है व्यक्तित्व के विकास के संबंध में? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव भी अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जीन पियाजे की बात की गई है तो उसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी।
तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के संज्ञानात्मक बदलाव, यानी संज्ञानात्मक स्थिति में बदलाव होता है, इसके बारे में जीन पियाजे ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, गिलफोर्ड ने अविसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, यानी अविसारी चिंतन का जो सिद्धांत दिया, पद दिया था गिलफोर्ड, जो गिलफोर्ड है उसने अविसारी चिंतन की बात की गई थी, उसका किसके समान अर्थ में प्रयोग किया था, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। अविसारी चिंतन यानी सोचने की जो विस्तृत क्षमता, अविसारी चिंतन का अर्थ होता है सोचने की विस्तृत क्षमता, एक उच्च स्तर तक की सोच रखना। ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि और सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अविसारी चिंतन पद का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो देखिए सृजनात्मकता क्या हो जाएगा, बी, सृजनात्मकता के अर्थ में किया, यानी सृजनात्मकता में जिस प्रकार व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को सीखना, सृजन करना, निर्माण करना सीखता, उसी प्रकार उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की सोच पाई जाती है, यानी बहुत दूर तक सोचने की क्षमता पाई जाती है, चिंतन करने की क्षमता होती है। तो उसी को सृजनात्मकता के रूप में अविसारी चिंतन की बात कही थी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया वो कौन था, त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने, त्रिआयामी सिद्धांत। ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।